आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का ऑडियो बुलेटिन। आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में शरद खरे से गुरुवार 18 जून का राष्ट्रीय स्तर का ऑडियो बुलेटिन। देश में कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद 3,69,314 हो गई है। इसमें से सक्रिय मरीजों की तादाद 1,61,424 एवं रिकवर्ड मरीजों की तादाद 1,95,542 है। इस बीमारी से अब तक 12,303 मौत हो चुकी है। जिन राज्यों में मरीजों की तादाद 5,000 से अधिक है उनमें महाराष्ट्र में 1,16,752 मामलों में से 51,922 एक्टिव मरीज हैं। इसके बाद तमिलनाडु में 50,193 मामलों में से 21,993 एक्टिव, दिल्ली में 47,102 में से 27,741 एक्टिव मरीज, गुजरात में 25,148 मामलों में से 6,149 एक्टिव मरीज, उत्तर प्रदेश में 15,785 में से 5,659 एक्टिव मरीज एवं राजस्थान में 13,626 में से 2,721 एक्टिव मरीज हैं। इनके बाद पश्चिम बंगाल में अब तक 12,300 केस सामने आ चुके हैं, जिनमें से 5,262 एक्टिव मामले हैं। मध्य प्रदेश में 11,244 मामलों में से 2,374 एक्टिव मरीज हैं। हरियाणा में 8,946 मामलों में से 4,718 एक्टिव, कर्नाटक में 7,734 में से 2,824 एक्टिव, आंध्र प्रदेश में कुल 7,496 मामलों में से 3,632 एक्टिव मरीज और बिहार में 6,993 संक्रमित मामलों में से 1,988 एक्टिव मरीज है। 5,000 से ज्यादा रोगियों वाले राज्यों की लिस्ट में आज तेलंगाना ने भी दस्तक दे दी है। यहां कोरोना के अब तक कुल 5,675 मामले मिल चुके हैं, जिनमें से 2,412 एक्टिव मरीज हैं। इस तरह तेलंगाना ने इस महामारी से ग्रसित मरीजों के आंकड़ों के मामले में जम्मू कश्मीर को भी पीछे छोड़ दिया है, जहां अब तक कोरोना महामारी के कुल 5,406 मामले मिल चुके हैं। इनमें से 2,428 एक्टिव मरीज हैं। पूर्वी लद्दाख में चीनी सैनिकों के सामने भारतीय सैनिकों को निहत्थे भेजे जाने को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के सवाल पर विदेश मंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने राहुल के सैनिकों को निहत्थे भेजे जाने की बात को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि सैनिक पोस्ट छोड़ते ही हथियारों से लैस हो जाते हैं। गलवान घाटी में एक भी भारतीय सैनिक निहत्था नहीं था। प्रत्येक सैनिक के पास हथियार थे, लेकिन समझौतों के मुताबिक वहां हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जाना था और नहीं किया गया। राहुल गांधी ने ट्वीट कर सवाल किया है कि चीन ने हमारे निहत्थे सैनिकों की हत्या की हिम्मत कैसे की। उन्होंने आगे लिखा, हमारे सैनिकों की शहादत के लिए निहत्था क्यों भेजा गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन दोनों सवालों में राहुल ने निहत्थे शब्द पर खासा जोर दिया है। राहुल ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो मैसेज भी ट्वीट किया, जिसमें वे यही सवाल पूछते दिख रहे हैं। भारत चीन के बीच सीमा पर विवाद चल रहा है। इस संबंध में समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की एक विशेष रिपोर्ट है। लद्दाख में भारतीय और चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प के बाद दोनों देशों में तनाव चरम पर है। सीमा पर गतिरोध को लेकर जारी सैन्य और कूटनीतिक बैठक का कोई समाधान निकलता दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं बढ़ते तनाव को देखते हुए दोनों देशों की सेनाओं ने एलएसी के इलाके में अपनी उपस्थिति को और मजबूत कर दिया है। चीन की सरकार समर्थित मीडिया अक्सर भारत को गीदड़ भभकी देती रहती है कि वे सैन्य ताकत के मामले में भारत से श्रेष्ठ है, लेकिन वास्तविक कहानी इसके ठीक उलट है। 1962 में हिमालयी क्षेत्र में जब धोखे से चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया था, तब भारतीय सेना इस ऊंचाई वाले इलाके में युद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं थी। 1 महीने तक चले मुकाबले में चीनी सेना ने अक्साई चीन पर कब्जा कर युद्ध विराम की घोषणा कर दी थी। चीन ने दावा किया है कि इस युद्ध में उसके 700 सैनिक मारे गए, जबकि भारतीय सेना के 1,000 से ज्यादा सैनिक शहीद हुए थे। पारंपरिक रूप से माना जाता है कि चीन सैन्य ताकत के मामले में भारत से काफी आगे है, लेकिन बोस्टन में हार्वर्ड केनेडी ऑफ स्कूल
में बेलफेयर सेंटर और वाशिंगटन में एक नई अमेरिकी सुरक्षा केंद्र के हालिया अध्ययन में कहा गया है कि भारतीय सेना उच्च ऊंचाई वाले इलाकों में लड़ाई के मामले में माहिर है। चीनी सेना इसके आसपास भी नहीं फटकती है। भारत चीन के बीच युद्ध की संभावना वैसे बहुत कम है, लेकिन चीन की शरारत को देखते हुए इसे पूरी तरह से नकारा भी नहीं जा सकता है। विशेषज्ञों ने कहा है कि युद्ध की स्थिति में भी दोनों देश अपने परमाणु हथियारों के जखीरे के इस्तेमाल से बचना चाहेंगे, क्योंकि इस मामले में दोनों देश लगभग बराबर की स्थिति में हैं। दोनों देश आज के समय में जल, थल और नभ से परमाणु हमला करने की ताकत रखते हैं। चीन 1964 में परमाणु शक्ति संपन्न देश बना था, जबकि भारत 1974 में। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार चीन के पास लगभग 300 परमाणु बम है और भारत के पास 150 से अधिक परमाणु बम है। बेलफेयर सेंटर के मार्च में प्रकाशित एक स्टडी के अनुसार भारत के पास लगभग 270 लड़ाकू विमान और 68 ग्राउंड अटैक फाइटर जेट है। वहीं भारत ने पिछले कुछ दशकों में चीन से लगी सीमा पर कई हवाई पट्टियों का निर्माण किया है, जहां से ये फाइटर जेट आसानी से उड़ान भर सकते हैं। वहीं इस स्टडी के अनुसार चीन के पास 157 फाइटर जेट्स और एक छोटा ड्रोन का बेड़ा भी है। इस स्टडी में बताया गया है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स भारत से लगी सीमा क्षेत्र में 8 ठिकानों का उपयोग करती है, लेकिन इनमें से अधिकांश नागरिक हवाई क्षेत्र है। बेलफेयर सेंटर की इस स्टडी के अनुसार भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 और सुखाई Su-30 लड़ाकू विमान को चीन के J-10, J-11 और Su-27 लड़ाकू विमानों पर बढ़त हासिल है। चीन ने भारत से लगी सीमा पर इन्हीं विमानों को तैनात किया है। भारतीय मिराज 2000 और Su-30 जेट्स ऑल वेदर मल्टी रोल विमान है, जबकि चीन का J-10 ही ऐसी योग्यता रखता है। बेलफेयर की स्टडी बताती है कि चीन ने अपने पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों को अमेरिका के कथित खतरे से बचाने के लिए मजबूत किया है। इस कारण पश्चिमी क्षेत्र में उसके 4 एयरफील्ड कमजोर हो गए हैं। अध्ययन में दावा किया गया है कि तिब्बत और शिंजियांग में चीनी हवाई ठिकानों की अधिक ऊंचाई क्षेत्र में आमतौर पर कठिन भौगोलिक और मौसम की स्थिति के कारण चीनी लड़ाकू विमान अपने आधे पेलोड और ईंधन के साथ ही उड़ान भर सकते हैं, जबकि भारतीय लड़ाकू विमान अपनी पूरी क्षमता के साथ हमला कर सकते हैं। चीन के एरियल रिफ्यूलिंग कैपेसिटी मतलब हवा में ईंधन भरने की क्षमता भी कम है। उसके पास पर्याप्त संख्या में एरियल टैंकर नहीं है। CNAS की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की थल सेना प्रत्येक परिस्थितियों में चीनी सेना से बेहतर और अनुभवी है। भारतीय सेना के पास युद्ध का बड़ा अनुभव है, जो विश्व में शायद ही किसी और देश के पास हो। वर्तमान समय में भी भारतीय सेना कश्मीर में आतंकवाद और पाकिस्तान से लड़ाई लड़ रही है। भारतीय सेना को सीमित और कम तीव्रता वाले संघर्षों में महारत हासिल है, जबकि चीन की PLA ने 1979 में वियतनाम के साथ अपने संघर्ष के बाद से युद्ध की क्रूरता का अनुभव नहीं किया है। लद्दाख में भारतीय सैनिकों के साथ हिंसक झड़प के बाद BSNL के अलावा एक और सरकारी कंपनी ने चीन को बड़ा झटका दिया है। इंडियन रेलवे के डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड DFCCIL ने चीन के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने का फैसला किया है। सिग्नल लगाने का कॉन्ट्रैक्ट बीजिंग के नेशनल रेलवे रिसर्च एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल एंड कम्युनिकेशन को 2016 में दिया गया था। चाइनीज कंपनी को कानपुर दीनदयाल उपाध्याय सेक्शन पर 417 किलोमीटर की दूरी में सिग्नल लगाने का काम दिया गया था। इस ठेके की कीमत थी 471 करोड़ रुपए। कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने की घोषणा करते हुए DFCCIL ने कहा कि कंपनी ने 4 साल में महज 20% का काम पूरा किया है। यह भी कहा गया है कि चीनी कंपनी समझौते के मुताबिक तकनीकी दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए अनिच्छुक है। DFCCIL ने कहा कि चाइनीज कंपनी इंजीनियर्स और अधिकृत अधिकारी साइट पर देने में सक्षम नहीं है, जो कि एक गंभीर दुविधा की स्थिति है।
कंपनी ने यह फैसला ऐसे समय में लिया है जब पूर्वी लद्दाख में गलवानी घाटी में भारत और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई है और इस झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए। इस मामले से जुड़े लोगों ने बताया कि चीन के खिलाफ आर्थिक उपायों पर भी विचार किया जा रहा है। नाम गोपनीय रखने की शर्त पर सरकार के अधिकारियों ने बताया कि कम से कम 100 चीनी प्रोडक्ट्स के खिलाफ एंटी डंपिंग कार्यवाही की जा सकती है। भविष्य में चीन के निवेश, जिसमें 5G मार्केट में चीनी कंपनियों की भागीदारी शामिल है, को भी रोका जा सकता है। कोरोना संकट में प्रवासी मजदूरों के लिए मोदी सरकार गरीब कल्याण रोजगार अभियान को 20 जून को लॉन्च करेगी। इस अभियान के दौरान लॉकडाउन में अपने राज्यों और गांव वापस लौटने वाले लाखों लोगों के रोजगार और पुनर्वास के लिए पूरा खाका तैयार किया गया है। इस अभियान के बारे में बता रही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत भारत सरकार की 25 योजनाओं के उद्देश्यों को 116 जिलों में 125 दिनों के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। इसमें प्रवासी मजदूरों और ग्रामीण नागरिकों से काम की पेशकश की जाएगी। 125 दिनों में 116 जिलों के लिए करीब 25 सरकारी योजनाओं को गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत एक साथ लाया जाएगा। इन 116 जिलों में बिहार में 32 जिलों, उत्तर प्रदेश में 31 जिलों, मध्य प्रदेश में 24 जिलों, राजस्थान में 22, उड़ीसा में 4, झारखंड में 3 जिलों को शामिल किया जाएगा। इससे 2/3 प्रवासी मजदूरों को कवर किए जाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि हम 125 दिनों में इन योजनाओं के सभी स्तरों पर काम करेंगे। इसके तहत प्रत्येक जिले में कम से कम 25,000 प्रवासी मजदूरों को काम मिलेगा। उन्होंने आश्वस्त किया कि जिन जिलों में प्रवासी मजदूर अधिक होंगे उन्हें भी काम देने का प्रयास किया जाएगा। बिहार निवासी और बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी मामले में मुजफ्फरपुर के बाद अब पटना में भी केस दर्ज किया गया है। स्वयं सेना के भागवत शर्मा ने पटना के CGM कोर्ट में सलमान खान और करण जौहर के खिलाफ केस दायर किया। सलमान खान और करण जौहर पर बिहार निवासी और बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है। इससे पहले मुजफ्फरपुर में अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने बीते बुधवार को फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या को लेकर CGM कोर्ट में परिवाद दर्ज कराया है। परिवाद में उन्होंने फिल्म अभिनेता सलमान खान, निर्माता संजय लीला भंसाली, आदित्य चोपड़ा, करण जौहर, साजिद नाडियाडवाला, एकता कपूर, भूषण कुमार और दिनेश विजयन को नामजद किया है। कोर्ट ने इस पर सुनवाई के लिए 3 जुलाई की तिथि तय की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शनिवार को ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन उपलब्ध कराने की व्यापक योजना गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री बिहार के खगड़िया जिले के तेलिहार गांव से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उपस्थित रहेंगे। इस योजना का उद्देश्य अपने राज्यों को लौटे प्रवासी मजदूरों और ग्रामीण लोगों को जीवन यापन के अवसर उपलब्ध कराना है। 125 दिनों तक चलने वाले इस अभियान को मिशन मोड पर कार्यान्वित किया जाएगा। यह अभियान बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड और ओडिशा के उन 116 जिलों में लागू किया जाएगा जहां लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों की संख्या 25,000 से ज्यादा रही है। इन जिलों में 27 आकांक्षी जिले भी शामिल हैं। इन जिलों के माध्यम से वापस लौटे प्रवासी श्रमिकों में से 2/3 को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने का अनुमान है। इस अभियान के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपए के सार्वजनिक कार्य कराए जाएंगे। योजना के तहत प्रवासी श्रमिकों और ग्रामीणों को 25 विभिन्न प्रकार के रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरी अवसंरचना का विकास भी किया जाएगा। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इसके साथ ही संक्रमण से ठीक होने की दर लगभग 53% हो चुकी है। अब तक लगभग 1,94,324 कोविड के मरीज ठीक हो चुके हैं। करीब 1,60,000 मरीजों का उपचार अभी चल रहा है।
भारत 2 साल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुन लिया गया है। 193 सदस्यों वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत को 184 मत मिले हैं। भारत के साथ ही साथ आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे ने भी सुरक्षा परिषद के चुनाव जीते हैं। भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र से 2021-22 के लिए अस्थायी सदस्यता का एकमात्र उम्मीदवार था। संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में भारत 8वीं बार प्रतिष्ठित सुरक्षा परिषद के लिए निर्वाचित हुआ है। आप सुन रहे थे शरद खरे से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में बृहस्पतिवार 18 जून का राष्ट्रीय स्तर का ऑडियो बुलेटिन। शुक्रवार 19 जून को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। और अगर आपको ये ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल अनुमति दीजिए। नमस्कार। आज हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की चैनल को आप सब्सक्राइब कैसे करेंगे। सबसे पहले आप अपने मोबाइल पर ब्राउज़र को खोलिए या तो यूट्यूब को खोलिए। यूट्यूब आपके पास होगा। यूट्यूब पे आप उसके बाद सर्च बटन दबाइए। सर्च में आप लिखिए LIMTYKHARE। इस तरह आप ये स्पेलिंग लिखिए। इसके बाद ये खुला दिखेगा आपको। ये देखिए आप, ये आपको खुला दिख रहा है। इसमें आप देखिए लाल रंग से सब्सक्राइब आपको जो दिख रहा है, सामने दिख रहा है, इसको आप दबाएंगे। जैसे ही आप दबाते हैं उसके बाद इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाद इसके दाएं कोने की तरफ जाइए। दाएं कोने में आप देखिए पर्सनलाइज, नन और ऑल आपको दिख रहा है। आप ऑल को क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ऑल बटन दबाते हैं आपका काम हो जाएगा। इसके बाद आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पर जितने भी वीडियोस डलेंगे वे तुरंत ही आपको मिल जाएंगे। इस तरह से आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट जो है समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का चैनल, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे और आपको एक के बाद एक जितने भी वीडियोस अपलोड होंगे सारे के सारे वीडियोस आपको मिलना चालू हो जाएंगे। इस तरह से आप ज़रूरी जानकारियाँ, ज़रूरी ख़बरों, ज़रूरी अन्य चीज़ों से वंचित नहीं रह पाएंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करें और पल पल की जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहेंगी। इस तरह आप कर सकते हैं इसे सब्सक्राइब। नमस्कार।